KP classes dedicated to excellence. हाय एवरीवन, वेलकम टू केपी क्लासेस। आज की क्लास में हम आपका क्लैट 2026 का सबसे अनएक्सपेक्टेड पार्ट लॉजिकल रीजनिंग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि क्या वाकई ये जो पेपर था लॉजिकल रीजनिंग का, क्या ये अनएक्सपेक्टेड था? द आंसर इज़ नो, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था। देखो, पहली बात ये हो सकता है कि हाँ एग्ज़ाम में हमने स्ट्रगल किया, एग्ज़ाम प्रेशर में जब हम चीज़ें पहली बार देखते हैं हमें हो सकता है लगे ये टफ है। लेकिन अगर मैं बोलूँ ये अनएक्सपेक्टेड था, द आंसर इज़ नो, अनएक्सपेक्टेड नहीं था। अब एक क्वेश्चन आपका आया ब्लड रिलेशन पे, अगर आप पेपर को गो थ्रू करेंगे आपको पता लगेगा यार ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो जब आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखते हो ध्यान से तो आपको पता लगेगा यार ब्लड रिलेशन तो हमने कई बार कर रखा है। तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग में वो हो जाते हैं। उसके बाद आपको दिखता है यार 6-7 क्वेश्चन आपके कोडिंग पे आ रखे हैं। तो अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से कर रखा है तो यार वो भी हो जाएगा। उसके बाद आपको एक जो पैसेज है वो आपका क्रिटिकल रीजनिंग टाइप वाला पैसेज था और उससे भी सिंपल था, राइट क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग में तो फिर भी दिमाग लगाना पड़ता है यार कि कौन सी एजम्पशन करेक्ट होगी, कौन से ऑप्शन में कंफ्यूज करते हैं। यहाँ आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है भाई, आपको सीआईडी बनना है। सीआईडी बन करके दे रखा है यार इतने टाइम पे चोरी हुई है, ऐसा ऐसा हो गया, और उस पर बेसिस पे आंसर निकालना था। और उसके बाद एक क्वेश्चन आपका पजल्स पे आया था। और जब हम सिटिंग अरेंजमेंट क्लासरूम में कर रहे थे हमने कई बार आपसे बोला था कि या तो आपका सिटिंग अरेंजमेंट एग्जाम में आएगा या तो आपका पजल्स आपके एग्जाम में आएगा, और पजल्स आपको एग्जाम में देखने को मिला। तो ये चीज़ है कि भाई हाँ ठीक है पेपर अलग था, ये कहना एक अलग बात है, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग हमारे एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था और जिस तरीके से वो बिल्कुल साफ कर दिया गया। अगर हम क्रिटिकल रीजनिंग की बात करें हम कह सकते हैं कि हाँ यार एक पैसेज था क्रिटिकल रीजनिंग पे, वो भी क्रिटिकल रीजनिंग नहीं है एक तरीके की, वो भी एक क्राइम सीन सस्पेक्ट वाला टाइप है। तो अगर आप ध्यान से देखो यार कि पेपर चेंज है, पैटर्न चेंज है, लेकिन अगर आप ये बोलो यार बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, पेपर कर सकते थे, हाँ कर सकते थे। तो ठीक है, अब जिनका जैसा पेपर हो गया, डिमोटिवेट नहीं होना है। कई बार जब बहुत सारी नई चीज़ें आती ना, आप एक डिफरेंट सेट ऑफ माइंड में जाते हो पेपर देने, आपको बिल्कुल अलग चीज़ दिखती है, राइट। और 2 घंटे के अंदर पूरा पेपर आपको करना है। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ वहाँ पे गलती हो सकती है। ये रिमाइंडर है उन बच्चों के लिए जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम लिखने वाले हैं। आई एम टॉकिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू राइट दिस क्लैट 2027 एग्जामिनेशन कि आपको ऐसी पॉसिबिलिटीज़ के लिए तैयार रहना है। आपको जितनी मेहनत एनालिटिकल रीजनिंग में करनी है उतनी ही मेहनत आपको क्रिटिकल पे भी करनी है, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपका क्रिटिकल भी आ जाए, हो सकता है आपका एनालिटिकल भी आ जाए, हो सकता है दोनों आ जाए जैसा इस बार हुआ, राइट। चलो हम पहले क्वेश्चन पे आते, सीधे इधर उधर की बात नहीं करते। इसमें आपको दे रखा है यार एक लैंग्वेज लैबोरेटरी में क्या है, स्टूडेंट्स वर गिवन इंटरेस्टिंग पजल्स इन्वॉल्विंग द वर्ड्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ and the teacher explained that such exercises not only test logical skills but also sharpen attention to the detail। अब यहाँ पे यार एक वर्ड दिया गया जो आपको क्या है, जिसको आपको दिया गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ELECTROCARDIOGRAPH, ओ माय गॉड। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कितने अल्फ़ाबेट हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 2 16 और 2 18, टोटल आपके अल्फ़ाबेट 18 है। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं यार कुछ कुछ चीज़ें हमें करनी है अकॉर्डिंग टू द चैलेंज। एक चैलेंज दिया गया, द वर्ड हैड टू अंडरगो अ सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि इस वर्ड में सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे? द फर्स्ट क्लास वाज आस्क्ड टू टेक द फर्स्ट हाफ ऑफ द लेटर्स। हमें क्या करना है यार, पहले फर्स्ट हाफ ऑफ द लेटर्स को लेना है। फर्स्ट हाफ कहाँ तक हुआ? टोटल कितने थे? 18 थे। तो 9 स्टार्टिंग की अगर हम बात करें 9, क्या यहाँ तक 9 हो जाएंगे? 2 2 4 2 6 2 8 1 9, राइट है। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक 9 अल्फाबेट हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट द क्लास वाज आस्क्ड टू टेक द फर्स्ट हाफ ऑफ द लेटर एंड रिवर्स देयर ऑर्डर। हमें इनको रिवर्स में लिखना है। तो जब मैंने पहला वाला ये लिया और मैंने इसको रिवर्स में लिखना चालू किया तो ये क्या आ जाएगा? ACORTCELE, राइट। तो जब हमने पहले वाले वर्ड को लिया, उसको मोड़ा और इसको स्टार्टिंग से लिखा तो ये कुछ इस तरीके से दिख गया, ACORTERTCELE, राइट। ये इस तरीके से कुछ दिखा। उसके बाद दूसरा जो आगे दे रखा है, आगे हमने क्या चेंजेस किए? नेक्स्ट स्टूडेंट पर टोल्ड टू आइडेंटिफाई द लास्ट बट वन लेटर ऑफ द ओरिजिनल वर्ड, प्लेस इट एट द वेरी बिगिनिंग। अब जो दे रखा है सेकंड वाले पार्ट का, लास्ट बट वन का मतलब क्या होगा? लास्ट से पहला। हाँ, मतलब हम एच की बात नहीं कर रहे हैं, हम पी की बात कर रहे हैं। और हमें क्या करना? प्लेस इट एट द वेरी बिगिनिंग, मतलब हमने क्या किया यार, इसको उठा के पी को यहाँ पे रख दिया, पी को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, लास्ट बट वन, हाँ, letter of the original word and place it at the very beginning. I step that changed the opening appearance of the sequence completely. Opening A से थी, अब बिल्कुल चेंज हो गई, P से हो गई। Finally, as finished touch, they had to add the letter S at the end. बाकी हमने क्या करा, ये E तक खत्म हो रहा था, यहाँ से हमने as it is रखा RDIOGRA, राइट। P आगे चला गया था तो H आ गया,
पी आगे जा चुका है और उसके बाद लास्ट ये एंड किससे होता है, एस से होता है। अब एस क्या है, एस एक नया अल्फाबेट ऐड किया गया। तो ओरिजिनल कितने अल्फाबेट थे इसमें, अगर आप ध्यान से देखोगे ओरिजिनल इसमें 18 थे, अब कितने हो गए, 19 हो गए, 19 अल्फाबेट हो गए। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया विच लेटर विल बी द एग्जैक्टली इन द मिडिल, कौन सा लेटर है जो सबसे बीच में आता है। यार जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने जाता हूँ ना, कौन सा लेटर सबसे बीच में आता है, तो मैं काउंट करूंगा यार टोटल 19 है, 9 इधर हो जाए, 9 इधर हो जाए, बीच वाला बचेगा 10th वाला, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th पे ई आ गया, इसके इधर 9 हो गए, इसके इधर 9 हो गए और ई सबसे बीच में हो गया। तो पहला ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। और दूसरा आपको दे रखा है हाउ मेनी वॉवेल्स विल बी देयर टू द लेफ्ट ऑफ मिडिल लेटर। अब मिडिल लेटर है ई, इसके लेफ्ट में कितने वॉवेल होंगे, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो 3 वॉवेल्स विल बी देयर टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द मिडिल लेटर, राइट। तो ये क्या हो जाता है, ये दूसरा वाला पार्ट हो जाता है। उसके बाद तीसरा दे रखा है विच ऑफ द 2 वॉवेल्स विल बी एडजॉइनिंग ईच अदर, कौन से 2 वॉवेल हैं जो साथ साथ में आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो आईओ 2 वॉवेल हैं जो साथ साथ आ जाते हैं। उसके बाद दे रखा है विच वॉवेल विल बी हैविंग कॉन्सोनेंट टू द लेफ्ट बट वॉवेल टू द राइट ऑफ इट। अब हमें एक ऐसा वॉवेल ढूंढना है जिसके लेफ्ट में कॉन्सोनेंट आए और उसके राइट में वॉवेल आए। तो यहाँ पे अगर हम ढूंढने के लिए जाए तो अगर आप आई को देखोगे, आई के लेफ्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट है जो कि डी है, और आई के राइट में क्या है, वॉवेल जो कि ओ है। और क्या हमें यही चाहिए, एक ऐसा वॉवेल जिसके लेफ्ट में कॉन्सोनेंट है, जिसके राइट में वॉवेल है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा वॉवेल है, आई है, वो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेम द लेटर विच इज सैंडविच बिटवीन द 2 वॉवेल्स, एक ऐसा लेटर बताओ, 2 ऐसे लेटर बताओ जो सैंडविच है किसके बीच में, वॉवेल्स के बीच में। अगर देखो ई एक वॉवेल है, आई एक वॉवेल है, इनके बीच में 2 कॉन्सोनेंट्स आते हैं आर एंड डी। हमें बताना है कि नेम द लेटर सैंडविच बिटवीन द 2 वॉवेल्स, 2 वॉवेल के बीच में कौन से 2 सैंडविच हैं, आपको दे रखा है आर और डी, तो डी और आर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दे रखा है विच लेटर इज प्रीफिक्स टू द वर्ड आफ्टर द फर्स्ट हाफ इज रिवर्स। जब हमने फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया, ये प्लेसेस चेंज करे, तो सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट आता है प्रीफिक्स में, हमें बताना है कौन सा पहले आ जाता है। तो हमें क्या आंसर आ जाएगा, पी आ जाएगा यार, पी पहले आ जाता है ना, पी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गए, ओहो कंप्लीट। सोचो बस अगर आप ये लिख पाते, अगर आप ये बना पाते, ये करने में मुझे कितना टाइम लगा, हो सकता है पहली बार समझते करते, ठीक है, घर बैठ के पेपर सॉल्व करना अलग होता है, वहाँ अलग होता है। तो यहाँ पे अगर मैंने 5 मिनट लिए, आप 7-10 मिनट्स लिख सकते थे। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पेपर टफ था। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग से थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो चीज़ें आपको दे रखी वही उसको आपको ऑपरेट करना है। हाँ, तो कोडिंग को एक तरीके से पजल की फॉर्मेट में दिया गया, पहले ये कर दो, फिर ये कर दो, फिर ये कर दो, अब जो बन गया बता दो। हाँ, अब उसके बाद आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब ये दूसरा क्वेश्चन है जिसको हम ये कह सकते हैं यार ये क्रिटिकल रीजनिंग पे बेस्ड आपका पैसेज था। कैसे पैसेज बेस्ड है आपका क्रिटिकल रीजनिंग पे। अब देखो यहाँ पे आपको दिया क्या गया, यहाँ पे आपको दिया गया ऑन द नाइट ऑफ October 12th द सनबर्स्ट मेडलिन वाज स्टोलन फ्रॉम द हाईली सिक्योर डिस्प्ले केस इन द सिटी म्यूजियम एंड द थेफ्ट अकर्ड सम टाइम बिटवीन द म्यूजियम क्लोजिंग 10 एंड द गार्ड नाइट गार्ड इज देयर मिस्टर हेमन कंप्लीटिंग हिज फाइनल राउंड एट 1। मतलब क्या दे रखे हैं, चोरी जो हुई है ना वो 10 से 1 के बीच में चोरी होती है। एंड द 3 प्राइमरी सस्पेक्ट वर आइडेंटिफाइड ऑल ऑफ whom had recently been dismissed from their museum positions। और 3 सस्पेक्ट को वहाँ पे रखा गया। एक हो गई अंजलि जो कि वहाँ पे क्यूरेटर है, और जो भरत है वो फॉर्मर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, और जो चित्रा है फॉर्मर एग्जिबिट डिजाइनर है। इन तीनों को रिसेंटली सस्पेंड किया गया था और ये तीनों सस्पेक्ट है कि यार इन्हीं तीनों में से किसी ने चोरी की होगी। अब दे रखा है यार इनके अलग अलग एलिबाइज क्या है, इनके इस्टेब्लिश फैक्ट क्या है, इसको समझ लेते हैं। इसमें दिया गया यार जो सिक्योरिटी सिस्टम है ना वो दिखाता है कि जो डिस्प्ले केस है इसको यूज किया गया था 5 डिजिट कोड यूज करके, जो अंजलि को पता था और जो म्यूजियम के डायरेक्टर को पता था जो कि आउट ऑफ इंडिया है। मतलब क्या म्यूजियम के डायरेक्टर पे तो डाउट नहीं जाएगा, लेकिन अंजलि को भी ये कोड पता था। हाँ, तो सस्पेक्ट किस पे जाता है यार, अंजलि पे जाता है क्योंकि कोड उसको पता है। उसके बाद देखा भरत का एलिबाई क्या है कि वो एक डिस्टेंट रिलेटिव के यहाँ पार्टी में था 8 बजे से 1:30 बजे तक। जब यहाँ पे चोरी होती 10 से 1 के बीच में, वो 8 से 1:30 बजे तक वहाँ है, तो भरत तो पहले ही सस्पेक्ट से आउट हो गया कि भरत तो सस्पेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन चित्रा को यार कोड पता है, तो चित्रा हो सकती है सस्पेक्ट इस केस में। उसके बाद दे रखा चित्रा का भी एलिबाई है, वो बोलती है भाई कि चित्रा का, ये अंजलि के लिए था। चित्रा का क्या एलिबाई है कि वो लेट नाइट तक काम कर रही थी डाउनटाउन ग्राफिक डिजाइन स्टूडियो में, और वहाँ से वो क्या है सिक्योरिटी कैमरा ये दिखाते हैं कि वो 7 बजे वहाँ जाती है और 11:45 पे वहाँ से निकलती है, और स्टूडियो उसके यहाँ से म्यूजियम वहाँ से कितना दूर था, 20 मिनट था। वो 12:05 पे निकलती है। 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच में चोरी हुई है। अगर वो 12:05 पे भी वहाँ से कितने बजे निकलती है, 11:45 पे भी निकलती है, तो 20 मिनट मतलब 12:05 पे वो पहुँच जाएगी वहाँ पे। और अगर चोरी 12:05 के बाद हुई है तो चित्रा भी सस्पेक्ट हो जाती है। आई होप आप ये बात समझ पाए। तो चित्रा पे भी सस्पेक्ट जाता है कि हाँ ये हो सकती है। और हेमंत क्या है जो नाइट गार्ड है वो स्टेट करता है कि जो मेडलिन है वो 10:30 तक था। मतलब हमारा टाइम फ्रेम पहले था 10 से 1 के बीच में चोरी हुई, अब हमें पता लग गया 10:30 तक वहाँ था, मतलब 10:30 से 1 के बीच में चोरी हुई होगी।
किसी टाइम में। अब उसके बाद दे रखा है फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिवील दैट दिस स्मॉल डिस्टिंक्टिव सिल्वर बटन वर फाउंड नियर द डिस्प्ले केस, कि डिस्प्ले केस के पास के सिल्वर बटन मिले जो कि अंजलि जो कोट पहनती थी ना उसमें इस तरीके के सिल्वर बटन्स होते थे। और सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो है भारत क्या बताता है कि उसने प्रीवियसली वो बहुत बोस्ट करना मतलब सेखी बगारना, वो पहले बहुत बोस्ट करता था कि भाई मैं कोड ना तोड़ दूंगा, ये कि मेरे को कोड वोड नहीं चाहिए, मैं इसको हैक कर सकता हूँ, मैं इसको तोड़ सकता हूँ। वो बोस्ट करता था कोड रिमोटली डिसेबल द मैग्नेटिक लॉक सिस्टम यूज मेडल इन केस विदाउट द नीडिंग द कोड, दो द लगेज सजेस्ट कि कोड वाज यूज, कि कोड को यूज किया गया था। कोड को यूज किया गया था मतलब भारत बाहर हो गया, कोड यूज किया गया मतलब अंजलि पे सस्पेक्ट फिर से आ गया कि अंजलि ने चोरी करी होगी। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है यार आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली सस्पेक्ट बेस्ड ओनली ऑन द फैक्ट दैट द 5 डिजिट कोड वाज यूज्ड टू ओपन द डिस्प्ले केस हु इज ओनली प्लॉजिबल सस्पेक्ट एमंग द 3। इन तीनों में सबसे प्लॉजिबल सस्पेक्ट कौन है? अगर हम 5 डिजिट कोड किसको मालूम था? अंजलि को मालूम था, डायरेक्टर को मालूम था, वो आउट ऑफ इंडिया है, तो सस्पेक्ट किस पे होगा? अंजलि पे होगा। कितना टाइम लगता? क्रिटिकल रीजनिंग भी नहीं है ये। दे रखा है इवैल्यूएटिंग एलिबाइज एंड टाइम कंसेप्ट, द थेफ्ट अकर बिटवीन 10 से 1, द इवनिंग नाइट गार्ड सॉ द मेडलिन एट 10:30 गिवन द चित्राज एलिबाई। चित्रा का एलिबाई क्या है कि वो कहाँ पर है? चित्रा का एलिबाई ये था कि चित्रा वाज एट डाउनटाउन ग्राफिक डिजाइनर स्टूडियो और वो वहां से 11:45 निकलती है। कितने बजे वहां पर पहुंच सकती है वो सबसे एट अर्लीस्ट? 12:05 पे पहुंच सकती है। 11:45 पे निकली, 20 मिनट में पहुंच जाएगी, 20 मिनट में पहुंच जाएगी मतलब 12:05 पे पहुंच जाएगी। उसके बाद आपको दे रखा है द थेफ्ट वाज कमिटेड बाय भरत विच एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, इसमें दे रखा है जो चोरी है ना वो किसने करी थी? भरत ने करी थी। विच एस्टैब्लिश्ड फैक्ट मस्ट बी इनकरेक्ट बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन को इनकरेक्ट होना पड़ेगा? अगर हम ये बोलते हैं कि भरत ने चोरी करी थी तो भरत का एलिबाई क्या है यार? वो डिस्टेंट रिलेटिव यहाँ पार्टी कर रहा है जिस टाइम पे चोरी हुई। तो अगर यही बात गलत हो जाए तो क्या हो जाएगा? अगर उसका टाइम फ्रेम जो उसकी एलिबाई है ये गलत हो जाए, ये प्रूव हो जाए कि यार वो वहां पे नहीं था इस टाइम पे, तो ये प्रूव हो जाएगा कि यार ये भी सस्पेक्ट हो सकता है। क्या दे रखा है? अगर हमें ये प्रूव करना है कि चोरी भरत ने करी तो कौन सा एस्टैब्लिश फैक्ट इनकरेक्ट होना चाहिए? उसका एलिबाई, क्योंकि ये दिखा रहा है कि वो 8 से 1:30 बजे तक वहाँ है डिस्टेंट रिलेटिव के यहाँ, और चोरी तो 10 से 1 के बीच में हुई है, तो इसलिए ये वो नहीं सस्पेक्ट है। अगर ये गलत हो जाए तो सस्पेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है अगर हम एनालाइज करें एसेसरी एविडेंस द डिस्कवरी ऑफ सिल्वर बटन नियर द डिस्प्ले केस इज द मोस्ट इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस अगेंस्ट। अब जो सिल्वर बटन का पाया जाना किसके अगेंस्ट इंक्रिमिनेटिंग है? भाई वो बटन कौन पहनता था? अंजलि पहनती थी, अंजलि के अगेंस्ट इंक्रिमिनेटिंग है। उसके बाद दे रखा है डिटेक्टिव आर्ग्यू करता है सिंस द भरत हैज कंफर्म कंटीन्यूअस एलिबाई कवरिंग द एंटायर टाइम विंडो 10:30 to 1 ही कैन नॉट बी थीफ, व्हाट प्रिंसिपल लॉजिक सपोर्ट दिस डिटेक्टिव कंक्लूजन। डिटेक्टिव क्या बोलता है? भाई भरत तो वहां पे है ही नहीं, भरत तो दूर रिलेटिव्स के यहाँ पार्टी कर रहा है, तो वो सस्पेंस वो नहीं हो सकता सस्पेक्ट इस केस में। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक जो इवेंट है ना वो आपने मर्डर किया, आप मर्डर कब कर सकते हो? जब यू आर प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ द मर्डर। तो मतलब क्या हो गया? एन इवेंट रिक्वायर्स प्रेजेंस, कोई इवेंट का होना प्रेजेंस मांगता है। कंफर्म्ड एब्सेंस प्रूव इनोसेंस, अगर ये पहले से ही पता है कि भाई आप हो ही नहीं वहां पे तो आप पे ब्लेम थोड़ी आएगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया, अगर ये बात है, ये ऑप्शन है जो इस चीज को सपोर्ट करता है कि जो आपका इवेंट है वो प्रेजेंस मांगता है, अगर आप एब्सेंस हो तो आपकी इनोसेंस प्रूव हो जाती है। और इस वजह से भरत क्या है? भरत इस सस्पेक्शन से बाहर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कंसीडरिंग ऑल द फैक्ट द कोड बीइंग यूज्ड द सिल्वर बटन एंड द कंफर्म एलिबाई व्हिच इज मोस्ट रीजनेबल इन्फरेंस। अगर हम बात करें कि कोड यूज किया गया था, फिर अंजलि सस्पेक्ट, कोड अंजलि को पता था, डायरेक्टर इज आउट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे क्या हो गया? फिर से अंजलि पे आंसर आ गया। उसके बाद दे रखा है असेसिंग द नेसेसरी कंडीशन, व्हाट कंडीशन इज नेसेसरी फॉर द चित्रा टू हैव स्टोलन द मेडलिन। मेडलिन को चोरी करने के लिए, चित्रा को सस्पेक्ट होने के लिए क्या चीज है जो जरूरी है? चित्रा कहाँ पर निकलती है? चित्रा निकलती है अपने स्टूडियो से कितने बजे? चित्रा स्टूडियो से निकलती है 11:45 पे, तो अगर चोरी 12:05 पर पहुंच जाएगी। अगर चोरी 12 बजे के बाद हो, 12:05 के बाद हो, मतलब क्या होगा? चित्रा चोर हो सकती है, चित्रा सस्पेक्ट हो सकती है। तो क्या दे रखा है? 5 डिजिट कोड पता हो ना पता हो थोड़ी अलग बात है। अगर चोरी 11:45 से पहले होगी वो सस्पेक्ट नहीं होगी। हमें बताना है कौन सी कंडीशन फुलफिल हो जाए तो चित्रा सस्पेक्ट हो सकती है। द थेफ्ट मस्ट हैव अकर्ड व्हेन शी लेफ्ट द स्टूडियो एंड बिफोर 1। अगर चोरी उसके स्टूडियो छोड़ने के बाद और 1 बजे से पहले हुई हो तो चित्रा सस्पेक्ट हो जाएगी, राइट? तभी वो चोरी कर सकती है, अदरवाइज तो वो भाई वहाँ स्टूडियो में है। तो ये चीज़ अगर करेक्ट हो जाए तो क्या है? चित्रा पे भी सस्पेक्शन आ जाएगा, राइट? सोचो कितना सिंपल क्वेश्चन है। मेरी बात मत सुनो, अब आपने अगर पढ़ा होगा आपको लगा होगा हाँ ठीक है सिंपल है। तो ये रिमाइंडर अब जिनका पेपर हो गया उनके लिए नहीं है भाई। हम समझते हैं कि आपका एग्जाम में इतनी सारी चीज़ें नहीं समझ आती, लेकिन जो बच्चे नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ये रिमाइंडर है भाई। इतना दिमाग ओपन रख के जाना है,
ना, ताकि अगर ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है ना तो बाहर निकल के ये नहीं बोलना ये पेपर ऐसा आ गया, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आ गया, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, कंसोर्शियम ऐसा है वैसा है। हमें ध्यान रखना है ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें उसकी तैयारी करके जाना है, ठीक है। पेपर अगर अलग आता है तो सबके लिए आता है। चलो अब उसके बाद दे रखा है क्वेश्चन नंबर, ये आपका तीसरा आपका पैसेज है जिसमें दे रखा है इन अ स्मॉल टाउन लिव्ड अ क्लोज निट फैमिली वेयर एवरी रिलेशन कुड बी एक्सप्रेस थ्रू सिंपल सिंबल्स। फॉर इंस्टेंस ए मल्टीप्लाई बी, मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, फादर हो गया, डिवाइड का मतलब क्या हो गया, मदर हो गया, हाँ। उसके बाद डैश का मतलब क्या हो गया, ब्रदर हो गया, प्लस का मतलब क्या हो गया, डॉटर हो गया, हाँ। डॉटर प्लस हो जाता है, फादर का मतलब डिवाइड हो गया, मदर का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया ना। चलो मैं लिख देता हूँ एक बारी, यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। ए मल्टीप्लाई बी मतलब क्या हो गया, फादर ना। ए मल्टीप्लाई बी का मतलब क्या हो गया, ए इज द फादर ऑफ बी। ए डिवाइड बी का मतलब क्या हो गया, ए इज द मदर ऑफ बी, हाँ। और उसके बाद दे रखा है ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया, सिस्टर। और ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, ब्रदर। देखो यही दे रखा है, ए डैश बी बोल लो या ए माइनस बी बोल लो, ए माइनस बी क्या हो गया, ब्रदर हो गया, हाँ। ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे बोलता है पी प्लस क्यू माइनस आर डिवाइड टी का मतलब अगर हम ये एक रिलेशन माने, तो हमें ये बताना है कि टी पी से किस तरीके से रिलेटेड होगा। तो अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए जाता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी प्लस क्यू का मतलब क्या होगा, पी प्लस क्यू का मतलब हो जाता है पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू ना। चलो P इज दी, P प्लस क्यू का मतलब क्या हो गया, प्लस का मतलब होता है सिस्टर ना। एक बार ही चेक कर लेंगे, नहीं चलो करते हैं। P प्लस क्यू का मतलब क्या हो गया, P इज दी सिस्टर ऑफ क्यू। चलिए ये आ गया P इज दी सिस्टर ऑफ क्यू। अब उसके बाद दे रखा है Q माइनस आर। Q माइनस आर का मतलब क्या हो गया, Q डैश आर। Q डैश आर का मतलब हो गया Q इज द ब्रदर ऑफ आर। एक बार आएगी हमें चेक करना चाहिए हमने कुछ गलत लिखा है। A डिवाइड B का मतलब होता है A इज द मदर ऑफ B। A डिवाइड B का मतलब होता है इज द मदर ऑफ B। A प्लस B का मतलब होता है ए इज द डॉटर। अच्छा ये डॉटर है ना, वही मैं कहूँ ये डॉटर है, ये डॉटर दे रखा है आपको ना, ये डॉटर दे रखा है आपको। चलो हो जाएगा, नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आ गया, यहाँ पे दे रखा है P प्लस क्यू। P प्लस क्यू का मतलब क्या हो गया, P प्लस क्यू का मतलब हो गया P इज द डॉटर ऑफ क्यू ना। जो P है वो डॉटर हो जाती है क्यू की, ये हो गया। अब उसके बाद दे रखा है Q डैश आर। Q डैश आर का मतलब क्या हो गया, Q इज द ब्रदर ऑफ आर। जो Q है वो R का क्या है, Q इज द ब्रदर ऑफ आर। दे रखा है Q इज द ब्रदर ऑफ आर, Q डैश आर, Q इज द ब्रदर ऑफ आर। और उसके बाद दे रखा है R डिवाइड T। R डिवाइड T का मतलब क्या हो गया, R इज द मदर ऑफ T। जो R है वो क्या है, वो T की मदर हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे बताना है यार P T से कैसे रिलेटेड है। एक बात तो आपको पता लग गई, जो P और T का रिलेशन है वो सेम जनरेशन में आएगा, तो या तो ये ब्रदर्स हो सकते हैं या तो ये कजन हो सकते हैं। ये वाइफ हस्बैंड होते तो ब्रदर होते, कजन्स हैं। लेकिन यहाँ पे क्या ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, नो ऑप्शन इज द करेक्ट वन, राइट। तो ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दे रखा विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द आर इज द वाइफ ऑफ पी। जो आर है वो पी की वाइफ है, कौन से ऑप्शन का मतलब ऐसा होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स आर इज द वाइफ ऑफ पी। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने जाओगे, अब ऑप्शन बाय ऑप्शन सॉल्व कर सकते हो। जैसे इसमें हमें बताना आर इज द वाइफ। अब देखो यहाँ पे पहले ऑप्शन को देखो, आर मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई आर का मतलब क्या होगा, पी इज द फादर, हाँ। और हमें इसमें बताना आर इज द वाइफ ऑफ पी, पी इज द फादर ऑफ आर, ठीक है। आप ये सारे ऑप्शन सॉल्व करोगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज इट विल बी टाइम टेकिंग, तो वीडियो की लेंथ में ज़्यादा नहीं बढ़ाता हूँ। आप ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। P मल्टीप्लाई क्यू का मतलब क्या हो गया, P इज द फादर ऑफ T। उसके आगे दे रखा है T डैश क्यू। T डैश क्यू का मतलब क्या हो गया, T इज द ब्रदर ऑफ क्यू, T इज द ब्रदर ऑफ क्यू। और उसके बाद दे रखा है Q प्लस आर। Q प्लस आर का मतलब क्या हो गया, Q इज द डॉटर ऑफ आर। अब देखो ये इसका सन हो गया, ये इसकी डॉटर हो गई, तो ये आपस में क्या हो गई, ये आपस में वाइफ हस्बैंड हो गए। तो कौन सा ऑप्शन प्रूव करता है आर इज द वाइफ ऑफ पी, ऑप्शन डी प्रूव करता है वाइफ इज द, ये हो जाएगा करेक्ट ना। वैसे ही आपको देखोगे क्वेश्चन नंबर 16 भी आप कर सकते हो, 17 भी कर सकते हो, 18 भी कर सकते हो। एक और बता देता हूँ मैं, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। आई विल बी राइटिंग द आंसर्स सो दैट यू कैन चेक। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो रखा P मल्टीप्लाई टी। P मल्टीप्लाई टी मतलब P इज द फादर ऑफ T, P इज द फादर ऑफ T। T डिवाइड Q का मतलब क्या हो गया, T इज व्हाट, T इज द मदर ऑफ Q, T इज द मदर ऑफ Q। ये यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। और उसके बाद दे रखा है Q प्लस आर।
Q प्लस आर का मतलब क्या हो गया? Q प्लस आर का मतलब हो गया Q इज द डॉटर ऑफ आर, Q इज द डॉटर ऑफ आर। तो अब ये क्या हो गया, हमें बताना T Q से कैसे रिलेटेड है। हाँ, ये यही वाला ऑप्शन था, हमें बताना P T से कैसे रिलेटेड है। अब ध्यान से देखो, P जो है वो किस तरीके से रिलेटेड है T से। हमने ये क्या किया, P T Q R। अच्छा, R और P का रिलेशन बताना, ठीक है, R और P का रिलेशन बताना। वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन नंबर 16 ना। R और P का रिलेशन बताना है, तो R P से कैसे रिलेटेड है? ये इसकी डॉटर है, डॉटर का हस्बैंड, डॉटर का हस्बैंड इज व्हाट? डॉटर का हस्बैंड इज नथिंग बट द सन इन लॉ। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये सारे ऑप्शन चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 में जब आप सॉल्व करने जाओगे, द आंसर इज गोइंग टू बी ग्रैंड मदर। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका ब्रदर और सिस्टर दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा, क्योंकि जेंडर वहां पे क्लैरिफाइड नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आप सॉल्व करके देख सकते हो, दोनों में से कोई एक मार्क कर देना, आपको नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, मार्क करना मैंडेटरी है, अगर क्वेश्चन स्क्रैप भी होता है उस केस में भी। और यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे नेगेटिव आपका आंसर आ जाएगा। यू कैन मेक द डायग्राम, वी हैव डिस्कस द कॉन्सेप्ट ना। चलो, उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपको आपके एग्जाम में दिया गया, जो आपका बेस्ड था किस पे? जो आपका बेस्ड था पजल्स पे, राइट। तो जब हम पजल वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, अब इसमें अलग अलग टीम्स दे रखी हैं, अलग अलग राउंड्स दे रखे हैं, उनका कॉम्बिनेशन बनाना है। एक तरीके का अरेंजमेंट बेस्ड पजल था जो हमें ये सॉल्व करना था। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा DI वाले फॉर्मेट में ले जाऊँगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेबल बना लूँगा। ऑल दो हम DI क्या, अरेंजमेंट भी तो ऐसे ही करते हैं। तो अब देखो, इसमें हमने क्या करा, इसमें रूल दे रखे हैं, रूल दे रखे हैं कि 4 राउंड होंगे और हर टीम दूसरे टीम के साथ खेलेगी, और दोनों टीम के कभी ऐसा नहीं होगा कि रेड ब्लू 2 बार खेल ले, ऐसा दे रखा है। तो यहाँ पे हमने क्या रखा है, यहाँ पे हमने रखा राउंड, और यहाँ पे हमने क्या रखा 1 मैच 2 मैच। हाँ, ये क्या हो गया राउंड A, ये हो गया राउंड B, और ये हो गया राउंड C और D, राइट। ये 4 राउंड होते हैं। आपने क्वेश्चन, क्योंकि आप एग्जाम दे चुके हो तो आपने क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ा होगा। अब इसमें पहला रूल दे रखा है कि जो ग्रीन है ना, ग्रीन अपना जो मैच है वो कॉन्सेक्यूटिव खेलते हैं, ग्रीन के साथ ग्रीन आएगा। लेकिन दूसरा रूल यहाँ पे दे रखा है, येलो टीम मस्ट प्ले इन द राउंड B। मतलब येलो टीम कहाँ आएगी, येलो टीम तो यहाँ आ जाएगी, येलो टाइम तो दूसरे उसमें आएगी। तो ये तो पॉइंट खत्म हो गया। अब हमें 4 को सेट करना है, ग्रीन ग्रीन के साथ आएगा जहां पर भी आएगा। अब उसके बाद दे रखा है रेड टीम मस्ट प्ले विद द ब्लू टीम इन अ राउंड दैट इज इमीडिएटली बिफोर अ राउंड इन विच नाइदर और नॉर बी इज प्लेइंग। अब हमें क्या करना है, रेड टीम को खिलाना है ब्लू टीम के साथ, लेकिन उससे पहले उसके इमीडिएटली बात क्या है, रेड और ब्लू नहीं आना चाहिए। तो अगर देखो, अगर मैं रेड ब्लू को यहाँ पे रखूँ, ध्यान से देखना, ये बस हम पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं। रेड ब्लू को अगर मैं यहाँ रखूँ तो यहाँ पे रेड ब्लू नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या ग्रीन आएगा, और जब ग्रीन आता है तो ग्रीन के साथ ग्रीन आता है, क्योंकि पहली लाइन दे रखी है। तो अगर हम पहली लाइन को सेटिस्फाई कर दिए, दूसरी को कर दिए, तीसरी भी सेटिस्फाई हो गई। अब उसके बाद देखो चौथी क्या दे रखी है, चौथी दे रखी है द ब्लू टीम फर्स्ट मैच मस्ट अकर इन दी अर्लियर राउंड दैन द ग्रीन टीम्स फर्स्ट मैच। ग्रीन टीम से पहले ब्लू टीम का मैच होना चाहिए, ग्रीन टीम से पहले ब्लू टीम का भी मैच है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ये भी हमने हटा दिया। उसके बाद देखो फिफ्थ क्या दे रखा है, द टीम दैट प्लेज अगेंस्ट द रेड टीम। जो टीम रेड टीम के अगेंस्ट खेलती है दैट इज नॉट अगेंस्ट द ब्लू टीम, जो ब्लू टीम के अगेंस्ट नहीं है, इज द सेम टीम दैट प्लेज इन द राउंड डी। मतलब रेड टीम के साथ जो टीम खेलती है वो रेड टीम के साथ पहले वाले मैच में नहीं खेलती। मतलब रेड टीम क्या होगी, ये लास्ट ऑप्शन में आ गई, और इसके साथ जो पहले टीम खेलती है वो इसके साथ नहीं खेलेगी। तो अब ध्यान से देखो, रेड ब्लू यहाँ पे हो गया, हाँ, तो रेड ब्लू हो चुका है। तो अगर रेड ब्लू हो चुका तो ब्लू यहाँ पे नहीं आएगा, राइट। हमारे पास 2 ऑप्शन है इनको फिल करने के लिए, एक हमारे पास ब्लू का ऑप्शन है, एक हमारे पास येलो का ऑप्शन है। तो अब अगर ध्यान से देखो, क्योंकि रेड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ब्लू नहीं आएगा, राइट। हमने ये क्या करा है, ये रेड ब्लू हो गया था, येलो ग्रीन हो गया था। अब उसके पास जो हमारे पास ऑप्शन है, ग्रीन के साथ कौन आएगा, ग्रीन के साथ येलो आ चुका है, तो ग्रीन के साथ कौन रहता है, रेड, और कौन रह जाता है, रेड रह जाता है और ब्लू रह जाता है ना। चलो पढ़ते हैं पहले क्या दे रखा है, द टीम दैट प्लेज अगेंस्ट द रेड टीम इन द राउंड दैट इज नॉट अगेंस्ट द ब्लू टीम इज द सेम दैट प्लेज इन द राउंड डी। तो राउंड डी में क्या है, ब्लू तो नहीं आ सकता, राउंड डी में ब्लू नहीं आ सकता क्योंकि रेड ब्लू सेम हो जाएगा, तो ब्लू को हम यहाँ रख देते हैं। और जब ब्लू यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ के लिए कौन सी जगह बच गई, रेड के साथ, देखो रेड के साथ ब्लू हो चुका है, तो अब रेड के साथ कौन बच गया, यहाँ पे देखो जो टीम है ना एक से ज़्यादा नहीं खेलते, तो रेड ब्लू वाला ऑप्शन हट जाता है। अब यहाँ पे रेड के साथ क्या बच गया, येलो बच गया। देखो अगर आप इतना काम कर लेते, अगर आप एग्जाम में इतना ही काम कर पाते तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाता, और सारे हिंट्स आपको दे रखे। टेबल कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, कंसीडरिंग द रूल 1 एंड रूल 2 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स राउंड कंसिडरिंग ग्रीन टीम्स 2 मैचेस। ग्रीन टीम के 2 मैचेस कहाँ पे आते हैं, बी और सी में आते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता, ऑप्शन बी है ये ना, सी पे मत चले जाना। दूसरा दे रखा है, बेस्ड ऑन ऑल द रूल्स पर्टिकुलरली रूल 3 विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी स्केड्यूल्ड फॉर द राउंड ए।
राउंड ए में कौन आएगा, रेड और ब्लू आएगा, जो हमने बना रखा है। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। उसके बाद 22 दे रखा है, आइडेंटिफाई द ब्लू टीम्स फर्स्ट ओपोनेंट, हु इज द ब्लू टीम्स फर्स्ट ओपोनेंट इन द टूर्नामेंट। ब्लू टीम का फर्स्ट ओपोनेंट कौन है, रेड है, तो रेड हो जाता। उसके बाद दे रखा फाइंडिंग द मैच इन द राउंड सी, व्हाट इज द मैच शेड्यूल फॉर द राउंड सी। राउंड सी में किसका मैच है, ब्लू और ग्रीन का मैच है, तो ब्लू और ग्रीन हो जाता। ऑप्शन बी यहाँ पे भी करेक्ट हो गया। उसके बाद दे रखा आइडेंटिफाई द टीम एक्सक्लूडेड फ्रॉम द राउंड, विच पेयर ऑफ द राउंड कंटेन्स द मैचेज ऑफ येलो टीम डज नॉट पार्टिसिपेट। कौन से राउंड में येलो टीम पार्टिसिपेट नहीं करती, येलो टीम बी में करती है, डी में करती है, मतलब ए और सी में नहीं करती, ए और सी में जो येलो टीम है वो पार्टिसिपेट नहीं करती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राउंड ए और सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें येलो टीम पार्टिसिपेट नहीं करती, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता। अब उसके बाद दे रहा विच ऑफ द टीम डज नॉट प्ले अगेंस्ट ओवर द कोर्स ऑफ 4 राउंड्स। कौन सी टीम है जो येलो टीम के साथ नहीं खेलती। अब ध्यान से देखो, येलो के साथ कौन खेल रहा है, ग्रीन खेल रहा है, रेड भी खेल रहा है, मतलब येलो के साथ ब्लू टीम है जो नहीं खेलती, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ब्लू टीम आंसर हो जाएगी। और उसके बाद आपको दे रखा है, अगर हमें ये रूल सेटिस्फाई करना है, इफ द मैच इन द राउंड डी वॉज ब्लू वर्सेज येलो, जो मैच होता है राउंड डी में वो क्या है, ब्लू वर्सेज येलो है, जो कि हमने कर रखा है, ब्लू वर्सेज येलो की तो हमने, अच्छा रेड वर्सेज येलो था, ब्लू पहले वाले उसमें आ गया, तो कौन सा ओरिजिनल रूल है विच विल बी वायलेटेड बाय दिस मैच। ठीक है, अब देखो रूल 1 क्या है, ग्रीन आफ्टर ग्रीन, ये नहीं होगा। रूल 3 क्या था कि रूल 2 था आपका कि जो वो है ना, जो वाई है येलो वाला, वो सेकंड उसमें जाएगा। और तीसरा आपको दे रखा था कि जो रेड ब्लू है ना उससे पहले आते हैं, जिनमें वो सब नहीं है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। अब देखो आगे 4th और 5th पे बात। अब देखो चौथा रूल क्या दे रखा है, चौथा रूल आपको दे रखा है बी का फर्स्ट मैच अगर इन द अर्लियर राउंड देन द ग्रीन टीम्स, ये तो ये वाली बात हो गई ना, तो ये भी क्या हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ, ऑप्शन डी, विच ऑफ द ओरिजिनल रूल विल बी वायलेटेड। लास्ट ऑप्शन से रिलेटेड कौन सा था, ऑप्शन डी था, तो ऑप्शन डी का वायलेशन हो जाएगा। अगर हम सबसे नीचे किसको रखते हैं, अगर हम सबसे नीचे रख देते हैं ब्लू और येलो को, जबकि हमने क्या रखा हुआ है, जबकि हमने वहाँ पे रखा हुआ है रेड और येलो को। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, तो अगर आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे। एंड अगेन फॉर ऑल द क्लैट 2027 स्टूडेंट्स, आपको इसकी तैयारी इसी तरीके से करनी है, अच्छे तरीके से करनी है। एंड फॉर सच मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ यू कैन फॉलो अस। KP Classes, dedicated to excellence.